आपकी सर्जरी में सख्त जरूरत है। डॉक्टर प्रकाश, यू आर वांटेड एट द कैजुअल्टी वार्ड अर्जेंटली। जल्दी करो। आज की ताजा खबर, केडी पाठक को गोली लग गई। आज की ताजा खबर, केडी पाठक को गोली लग गई। आज की ताजा खबर, केडी पाठक को गोली लग गई। नमस्कार, हम आपको ये न्यूज एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि देश के मशहूर लॉयर मिस्टर केडी पाठक पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले की वजह दिग्विजय पाटिल के बेटे आतिश हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में इस न सुलझने वाले केस पर केडी पाठक ने एक नए रूप से रोशनी डाली है। केडी पर हमला करने वाले वो लोग हो सकते हैं जो कि ये नहीं चाहते कि आतिश पाटिल कार्तिक मर्डर केस से बरी हो। मिस्टर केडी पाठक का ऑपरेशन पिछले 5 घंटों से चल रहा है। उनकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगले 24 घंटे तक कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। केडी पाठक पर ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। हेलो। अरे एक मामूली सा काम नहीं होता तुझसे? अरे मैंने उसको बराबर गोली मारा सीने पे, साला बच गया। किस्मत अच्छी थी उसकी। अरे कोशिश करने के पैसे दिए थे क्या तुझे? अरे केडी बच गया तो क्या हुआ, हालत देखिए उसकी कितनी खराब है। देखो केस का फैसला होने से पहले वो कोर्ट जा नहीं पाएगा। अरे तू जानता नहीं है केडी को, कुछ भी कर सकता है वो। चल एक काम कर, अब कुछ दिनों तक घर से बाहर मत निकल, समझ गया? डॉक्टर प्रकाश, आपकी कैजुअल्टी वार्ड में सख्त जरूरत है। डॉक्टर, केडी को होश आ गया। थैंक गॉड। क्या हम केडी सर से मिल सकते हैं? आप लोग मिल सकते हैं। सर थैंक गॉड आप ठीक है। अरे रिलैक्स वरुण, क्या कर रहा है? गोली लगी है, इमोशनल हो गया है तुम्हें। गोली से नहीं मारा तो प्यार से मार देगा। आई एम सॉरी सर। मैं ठीक हूँ वरुण, लगता है पूरी तरह से ठीक होने में कुछ समय लगे। केडी तुम्हें किस पर शक है? कौन हो सकता है जिसने तुम पर हमला किया? पता नहीं यार, लेकिन धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे कि मैं आतिश का केस छोड़ दूं। इसलिए मुझे लग रहा है कि जिसने भी मुझ पर गोली चलवाई उसका संबंध तो अवश्य है आतिश के केस के साथ। सर कल आतिश के केस की पेशी है। अगर आप कहें तो मैं दिग्विजय जी से कह दूं कि वो कोई दूसरा वकील। सोचने वाली बात है। तो एक काम करो, मिस्टर आतिश, जब आप जानते हैं कि मिस्टर केडी अस्पताल में भर्ती हैं, तो आपने अपना केस लड़ने के लिए किसी दूसरे वकील को नियुक्त क्यों नहीं किया? योर ऑनर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा केस कोई और वकील लड़े, और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद भी है कि मिस्टर केडी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। उम्मीद के सहारे अदालत में केस नहीं लड़े जा सकते। मशवरा दे रहा हूँ आपको मैं आतिश जी, वैसे आज अदालत में आतिशबाजी जरूर होगी। योर ऑनर, आतिश जी ने इसी पिस्तौल से डॉक्टर का कहना है कि केडी सर 1 हफ्ते बाद ठीक हो जाएंगे। इसीलिए केडी सर ने अपील की है कि इस केस की सुनवाई 1 हफ्ते बाद रखी जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पाठक साहब के साथ जो हुआ मुझे बहुत गम है उस बात का, हमदर्दी भी है योर ऑनर, लेकिन भावनाओं की कोई जगह नहीं होती ना अदालत में। और वैसे भी ये जो केस है वो सुर्खियों में आया हुआ महत्वपूर्ण केस है। 1 हफ्ते तक डिले करना मुझे लगता नहीं सही होगा। क्या पता पाठक साहब 1 हफ्ते में ठीक ना हो, 2 हफ्ते भी लग जाएं और शायद योर ऑनर। मिस्टर जायसवाल, ये सच है कि इस केस की सुनवाई को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाना मुश्किल है, पर हर मुल्जिम को एक मौका मिलना चाहिए अपनी सफाई पेश करने का। इसलिए मैं मुल्जिम मिस्टर आतिश को 1 दिन की मोहलत देता हूं अपने लिए कोई दूसरा वकील नियुक्त करने के लिए।
इस केस की अगली सुनवाई कल होगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। सर, कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि कल अदालत में आतिश पाटिल के केस पर सुनवाई होगी। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे जो भी कहना है अब अदालत में ही कहूँगा। सर, आपको लगता है आप इस हालत में कोर्ट में जाकर केस लड़ सकेंगे? क्यों? मेरी हालत बिल्कुल ठीक है, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ मैं, और कल आतिश पाटिल को अदालत में बचाने के लिए मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। आप देख सकते हैं हम इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर केडी ने साफ शब्दों में कहा है कि वो अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और कल कोर्ट जाकर आतिश पाटिल के केस में जरूर हाजिर होंगे। इस खबर को सुनकर आतिश पाटिल और दिग्विजय पाटिल को जरूर राहत मिली होगी, पर हमलावर जरूर सदमे में होगा, क्योंकि एक बात तो तय है कि हमला करने वाला ये नहीं चाहता कि केडी आतिश का केस लड़े, जो कि अब कल केडी ही लड़ेगा। कैमरामैन नितिन के साथ अंजलि छाबड़िया, SK न्यूज़। मर गया क्या? मुझे नहीं लगता इससे कोई लाभ होगा। जहां तक मेरा ज्ञान है, इस पिस्तौल में सिर्फ 6 ही गोलियां आती हैं। वो तो चला चुके ना। बेटा, तू गया। I'm okay. केडी, बाहर क्या हो रहा है? अरे गोलियां, गन, केडी तुम्हारा जख्म खुल गया। केडी, ये सब क्या है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? एक शूटर केडीसी को मारने आया था, गोलियां चलाकर भाग गया। शूटर आया था? अच्छा, इसलिए तुमने प्रेस में झूठा बयान दिया कि तुम अदालत जाकर केस लड़ने वाले हो, ताकि शूटर तुम पर हमला करे और पकड़ा जाए, राइट? नहीं कृष्णकांत, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं कल अदालत जाने वाला हूँ। केडी, भूल जाओ वो सब। तुम्हें खतरे से बाहर आए हुए अभी 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ है और तुम केस लड़ने की बात कर रहे हो? ठीक से 10 मिनट खड़े भी नहीं रह सकते। तुम्हारे शरीर से इतना खून बह चुका है, और फिर मैं सिर्फ डॉक्टर ही नहीं हूं, तुम्हारा दोस्त भी हूं। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे बस। कृष्णकांत, तुम जानते हो ना
मेरा मुवक्किल निर्दोष है, उसे बचाना मेरा कर्तव्य है, मेरा जाना जरूरी है। केडी तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं इस कमरे से बाहर 2 गार्ड खड़ी कर रहा हूं, वो पल पल की खबर मुझे देते रहेंगे। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, बस। नर्स, नर्स! Don't believe this. सॉरी केडी, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ऑन द स्पॉट मर गया। पता लगवा कौन था? कोई सुराग मिला उसकी बॉडी में से? हाँ, एक मोबाइल मिला है। चलो। बार बार घड़ी देखने से समय बदलेगा नहीं, बुरा वक्त शुरू हो गया है आपका। क्या हुआ कि दूसरा वकील नियुक्त किया आपने या मैं मदद कर दूं? जयसवाल साहब, शायद आपने आज की न्यूज़ पढ़ी नहीं है। केडी साहब टाइम पे पहुंच जाएंगे, समझे? टाइम तो हो चुका। फाटक साहब कहाँ हैं? फाटक साहब नहीं आने वाले। ला भाई, केस पेपर दो मुझे। अरे दूसरी एक बात दिग्विजय जी, कल की न्यूज़ आप पढ़ लीजिएगा। आपके बेटे आतिश को फांसी की सजा। मिस्टर आतिश, कौन है आपके डिफेंस लॉयर? योर ऑनर, आई एम सो सॉरी, हमने कोई नया वकील नहीं किया। मिस्टर आतिश, कल आपको साफ शब्दों में कहा गया था कि अगर मिस्टर पाठक आपका केस नहीं लड़ रहे हैं तो आप अपने लिए किसी दूसरे वकील का इंतजाम कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है सर, केडी आज जरूर आएंगे। योर ऑनर, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है आतिश जी ने इस अदालत को एक वेटिंग रूम बना के रखा है। इंतजार करते रहो केडी पाठक का वक्त बर्बाद हो। मैं आग्रह पूर्वक आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें और वेट नहीं करना चाहिए केडी पाठक का। अगर कोई दूसरा वकील है तो ठीक है, वरना योर ऑनर प्लीज आप नतीजा सुना दीजिए। पाठक साहब, कैसी तबीयत आपकी? योर ऑनर, देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, और वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है। माफ कीजिएगा पाठक साहब, आप दुरुस्त नहीं आए, सिर्फ देर से। और योर ऑनर, देर से इस अदालत में आना नियमों के विरुद्ध है। मैं मानता हूं कि अदालत में देर से आना नियमों के विरुद्ध है, लेकिन गलत फैसला सुनाना नियमों के उल्लंघन से ज्यादा शर्मनाक बात होगी। इसलिए अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। न्यायाधीश महोदय की बात दुरुस्त है। योर ऑनर, मेरे देर से आने का कारण ये है कि मुझ पर गोलियां चलाई। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, लेकिन शायद याद दिला दूं मैं पाठक साहब आपको कि यहाँ पे केस चल रहा है आतिश पे खून के इल्जाम का। आप पे किसने गोलियां चलाई वो बाद में मुझ पर गोलियां चली है, इसका सीधा साधा संबंध आतिश के केस के साथ है। अगर मैं अदालत में ये साबित कर दूं तो, अगर आप अवसर दें तो साबित करना चाहूंगा। योर ऑनर, एक ऐसा व्यक्ति जिसका मुझ पर चली हुई गोलियां और आतिश पर चल रहे केस, और दोनों बातों से गहरा संबंध है। मिस्टर दिग्विजय पाटिल के पीए मिस्टर अश्विन जोशी। सॉरी अश्विन जोशी साहब, ये कितने वर्ष हो गए आपको दिग्विजय पाटिल साहब के साथ? पिछले 10 साल से। ऐसी। और उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं उनके बड़े भाई साहब श्री सूरज पाटिल साहब का पीए था। सूरज पाटिल जी, गौरांग के पिता जी। उनके देहांत के बाद जब मिस्टर दिग्विजय पाटिल हमारे पार्टी प्रेसिडेंट बने तो मैं उनका पीए बन गया। राइट। लोगों का कहना है कि आप न केवल पाटिल साहब के सबसे निकट के व्यक्ति हैं, आप उनके सलाहकार भी हैं। जी। समझ में नहीं आ रहा है योर ऑनर कि पाठक साहब जोशी जी का बायोडेटा क्यों पेश कर रहे हैं आप? ये जानने के लिए योर ऑनर कि क्या कारण है कि जोशी साहब नहीं चाहते कि इस केस से आतिश बरी हो। देखिए केडी साहब, ये गोलमोल बातें मेरी समझ में नहीं आती है। आपको जो भी कहना है पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए।
चलिए पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूँ। आप दद्दू बालम नामक किसी व्यक्ति को पहचानते हैं, जानते हैं? जी नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ ये नाम। पहली बार आप ये नाम सुन रहे हैं? मैं बता दूं आपको कि दद्दू बालम वही व्यक्ति है जिसने मुझ पर जानलेवा हमला किया। किया होगा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? आप कर क्या सकते हैं वो बात की बात है। जो किया आपने वो ये कि जब जब मुझे दद्दू ने फोन पर धमकी दी या मुझ पर जानलेवा हमला किया, उससे पहले और उसके बाद आपने अपने दूरभाष यंत्र पे दद्दू से बातचीत की, वार्तालाप की। देखिए सरासर झूठ बात है, गलत कह रहे हैं आप। झूठ बोल रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहा हूँ तो देखते हैं कि आपकी ये जो दूरभाष यंत्र की सूची जो हमने निकलवाई है ये क्या कहती है। ये देखिए, ये मार्क किया हुआ है, ये आप ही का नंबर है ना? और ये देखिए दद्दू बालम जी का नंबर। अब इससे पहले जोशी साहब कि मैं अदालत में ये प्रमाणित कर दूं कि आप ही ने मुझ पर जानलेवा हमला कराए और आप ही ने मैनेजर शेट्टी की हत्या करके उसके आरोप में आतिश को फंसाया, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ! चलवाई मैंने तुम पर गोली, मारना चाहता था तुम्हें और अब भी मारना चाहता हूं। ये तो बताइए कि आपने बेचारे मैनेजर शेट्टी को क्यों मारा? उसे नहीं मारा मैंने। अच्छा, विचित्र बात है, मुझी से भूल हो गई लगता है। मैंने सोचा कि आप नहीं चाहते थे कि मैं प्रमाणित करूं अदालत में कि आपने मैनेजर शेट्टी की हत्या की, इसलिए आपने मुझे मारना चाहा। मारना तो चाहता हूं तुम्हें। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस आतिश को निर्दोष साबित करो और वो इस केस से छूटे। मैं चाहता हूं कि दिग्विजय पाटिल की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। धोखेबाज, अस्तिन के साथ छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ कर। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ हूँ धोखेबाज, हूँ आस्तीन का साथ। आपकी तरह सच्चाई और ईमानदारी का पुतला नहीं हूं मैं। क्या किया क्या है आपने? हाँ, क्या आज तक मेरे लिए? ये हमारे शिंदे साहब आपकी वजह से छोड़कर गया पार्टी, आपकी ईमानदारी की वजह से। सिर्फ अपनी पार्टी और अपना बेटा यही दिखाई देते हैं आपको, हम में से कोई दिखाई नहीं देता है आपको। जोशी साहब, जोश छोड़िए और शांत हो जाइए। ये बताइए कि ये बैर जो है आपके मन में दिग्विजय पाटिल साहब के लिए, इसका कारण क्या है? क्यों है आपके मन में? दुश्मनी कोई नहीं थी सर, कोई बैर नहीं था। 10 साल ईमानदारी से सेवा की इनकी। अपनी अकल से, अपनी सूझबूझ से इन्हें सलाह दी, जिसके बल पर आज ये मिनिस्टर बने। बदले में कुछ नहीं मांगा मैंने इनसे, सिर्फ एक बार एक छोटी सी चीज मांगी थी। पाटिल साहब, एक बात करनी थी आपसे। बोलो जोशी। हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, आप ये सोचे कि ये जोशी क्या बोल रहा है। अरे बात करो तो सही, फिर सोचेंगे। पाटिल साहब, मैं अपने क्षेत्र से एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो अगर आप मुझे पार्टी का टिकट दिलवा दे तो। जोशी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था तुम चुनाव लड़ने में दिलचस्पी रखते हो। अब तरक्की की मंशा तो हर किसी के मन में होती है पाटिल साहब, अगर ये मंशा मेरे मन में भी है तो इसमें बुरा क्या है? बात बुरे की नहीं है, हर इंसान अलग कार्य के लिए बना है। अगर तुम चुनाव जीत भी जाओगे लेकिन क्षेत्र को संभाल नहीं पाओगे। अरे पाटिल साहब, लेकिन एक मौका तो दीजिए मुझे। बात मौके की नहीं है, क्षेत्र की जरूरत की है। और इस वक्त तुम्हारे सावंतवाड़ी क्षेत्र के लिए किसी युवा नेता की जरूरत है, समझे? मैं ये टिकट तुम्हें नहीं दिला पाऊंगा। जिस दिन से दिग्विजय साहब पार्टी में प्रेसिडेंट बनकर आए हैं, उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ उनका पीए बनकर रहा हूं मैं। एक पैसे की तरक्की नहीं हुई है मेरी। और अगर आतिश पर यह हत्या का आरोप सिद्ध हो जाता तो आप एमएलए बन जाते। वो सब नहीं जानता मैं। पता है आपको, आप जानते थे कि आपको टिकट कैसे मिलने वाली है, क्योंकि बेचारे आतिश को फंसाकर कोई सीधा फायदा तो था नहीं आपका।
किसी के कहने पर आपने मैनेजर शेट्टी की हत्या की है। देखिए केडी साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैनेजर शेट्टी को मैं नहीं जानता, मैंने उसे नहीं मारा। आप ही ने की है। और ऑनर जोर जबरदस्ती की जा रही है यहाँ पे जोशी जी पे इकबाल जुर्म करवाने के लिए। आई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, कोई दबाव नहीं डाल रहा। जोशी साहब के फोन की इस सूची से ये पता चलता है कि मैनेजर शेट्टी की हत्या के 15 मिनट पहले इन्होंने विरोधी दल के नेता महेश शिंदे साहब को फोन किया था। यह सीधा सीधा संकेत है योर ऑनर इस बात का कि मैनेजर शेट्टी की हत्या में जोशी और शिंदे दोनों का हाथ है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अरे केडी साहब, मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मैंने कोई खून नहीं किया। जरा ये अद्भुत बात लगी मुझे कि मैनेजर शेट्टी की हत्या के 15 मिनट पहले आपने विरोधी दल के नेता शिंदे साहब को फोन किया। अंततः क्या लेना देना है आपका शिंदे साहब के साथ? बताता हूँ। क्या हुआ जोशी जी, टिकट देने से मना कर दिया ना? क्या बताऊं शिंदे साहब, पहली बार इतना ईमानदार आदमी देखा है। अरे पाटिल साहब को अपने लोगों से ज्यादा अपनी पार्टी की पड़ी। भाई जोशी जी, राजनीति का पहला असूल है कि ना तो कोई किसी को टिकट देता है और ना ही कोई टिकट लेता है, बल्कि षड्यंत्र पूर्वक उसे छीना जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं? कैसे मिलेगा मुझे टिकट? गद्दार बनो, गद्दारी करो, दिग्विजय और उसके बेटे की पल पल की खबर मुझे देते रहो। लेकिन उससे क्या होगा? अरे यार, तुम रहोगे पिए के पिए ही। मैं दिग्विजय और उसके बेटे के खिलाफ ऐसी साजिश रचूंगा कि वो पब्लिक में बदनाम हो जाएंगे और उनका राजनीतिक कैरियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें बर्बाद करके मेरा क्या फायदा है? उनकी पार्टी कमजोर हो जाएगी और तुम मेरी पार्टी से चुनाव लड़ोगे। तुम गद्दी से मतलब रखो यार, कहाँ पार्टियों के चक्कर में पड़े रहते हो? जाओ निकलो। और बस उस दिन से मैं शिंदे साहब को आतिश और दिग्विजय साहब की पल पल की खबर देने लगा। और कत्ल वाली रात को भी मैंने शिंदे साहब को फोन किया था। आपने इन्हें फोन ये बताने के लिए किया था कि आतिश डैफोडिल्स क्लब जा रहा है। अरे केडी साहब, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि इस मर्डर में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये मर्डर अगर किसी ने किया है तो शिंदे साहब ने किया है। ए जोशी, अपनी औकात में रहकर बात कर। आप इनकी बात मत सुनिए सर, आप जानते नहीं है कितने खतरनाक आदमी है। आप पर ये जो गोली चलवाई गई है ना, उस आदमी का नंबर भी इन्होंने दिया था मुझे। जोशी चल! और ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। मैं भला किसी का मर्डर क्यों करूंगा? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, मैं मिस्टर महेश शिंदे को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। योर ऑनर, पाठक साहब पहले भी शिंदे जी को यहाँ पे कटघरे में बुला चुके हैं और आतिश खुद कह चुका है कि जब वो डैफोडिल्स पब में अंदर घुस रहा था तब उसने खुद शिंदे जी को पब से बाहर निकलते हुए देखा है। योर ऑनर, नए साक्ष्य की रोशनी में प्रश्न भी नए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। शिंदे साहब, ऐसा कहा जाता है कि आप दिग्विजय पाटिल साहब के बड़े भाई सूरज पाटिल साहब के बहुत करीब थे, बहुत चहीते थे उनके। जी हाँ, वो मेरे राजनीतिक गुरु थे। जब दिग्विजय पाटिल साहब दल के प्रधान बने तो दल छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मैं इनके विचारों से खुश नहीं था। विचारों से खुश नहीं थे या इनकी ईमानदारी से खुश नहीं थे? क्या ये सत्य नहीं है कि जब इन्हें पता चला कि जनता में आपकी छवि मैली है तो इन्होंने आपको टिकट देने से इनकार कर दिया? यही कारण था कि आपने इनके साथ दुश्मनी कर ली। एक्सक्यूज मी पाठक साहब, क्यों पाठक साहब आवेश में आके किए गए एक साधारण मर्डर को आप कोई भी हत्या साधारण नहीं होती मिस्टर जायसवाल, विशेषकर मैनेजर शेट्टी की हत्या योर ऑनर, क्योंकि इस हत्या से आतिश पाटिल और दिग्विजय पाटिल का नाम मट्टी पलित हो जाता और इसका सबसे अधिक लाभ शिंदे साहब। मान लीजिए कि अगर ये बात सही भी है तो क्या ये काफी नहीं है साबित करने के लिए शिंदे जी ने आतिश को फंसाया है? अगर मैं ये साबित कर दूं कि शिंदे साहब का कथन कि ये डैफोडिल्स पब से हत्या के आधे घंटे पहले निकल गए थे ये वाक्य झूठ है तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि आप ही से सीखा है पाठक साहब कि बोलो मत,
करूं। चलिए बताइए कि जब आपने प्रस्थान किया डैफोडिल्स पब से तो किस प्रकार अपने वाहन में गए थे आप, अपनी ही गाड़ी में? क्या मतलब? नहीं, मतलब ये है कि होता है कभी कभी कुछ खराबी आ जाती है गाड़ी में तो व्यक्ति टैक्सी, रिक्शा, बस, पैदल, साइकिल आदि ऐसा कोई और वाहन का प्रयोग करता है, उपयोग करता है। आप कैसे गए थे? अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी कार से गया था। तो फिर ऐसा कैसे हुआ शिंदे साहब कि आपकी गाड़ी हत्या के आधे घंटे बाद तक डैफोडिल्स पब के पार्किंग लॉट में ही खड़ी थी? सॉरी टू डिस्टर्ब यू पाठक साहब, लेकिन क्या आपने वो पार्किंग लॉट चेक किया था? नहीं मिस्टर जायसवाल, मैंने पार्किंग लॉट चेक नहीं किया क्योंकि उस समय मैं डैफोडिल्स पब में उपस्थित नहीं था जिस समय हत्या हुई। किंतु मैंने उस पार्किंग लॉट का रजिस्टर सूची चेक की जिसमें वाहन के आने और जाने का समय दर्ज किया जाता है और उस रजिस्टर के अनुसार शिंदे साहब की गाड़ी हत्या के आधे घंटे बाद पार्किंग लॉट से निकली। तो बताइए शिंदे साहब, आपके कथन के अनुसार आप हत्या के आधे घंटे पहले ही वहां से निकल गए थे, तो हत्या के आधे घंटे बाद तक आपकी गाड़ी पार्किंग लॉट में क्या कर रही थी? अब याद आया नेताजी बताइए। जज साहब, एक्चुअली मैं मेरी कार में बैठने जा ही रहा था कि मेरे पार्टी का एक कार्यकर्ता मिस्टर मजूमदार वहाँ मेरे पास आ गए और वो मुझे पार्टी के सिलसिले में कुछ बातें करने लग गया। हम वहीं जो कार पार्किंग है वहीं पे खड़े होकर के 1 घंटे तक बातचीत करते रहे। इतने बड़े मंत्री होकर पार्किंग लॉट में अपने कार्यकर्ता से बातचीत करते रहे? पार्टी का मामला, पार्टी का मामला जी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कहानी बुन रहे हैं? जी, ये कहानी नहीं है। आप चाहें तो मैं मजूमदार को यहाँ अदालत में बुला सकता हूँ जो ये बयान दे सकता है कि मैं उनके साथ 1 घंटे तक वहाँ चर्चा कर रहा था। सॉरी एक और बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। और मानना पड़ेगा कि आप काफ़ी पैतरे आजमा रहे हैं। इस ऐसी तबीयत के बावजूद भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन साबित नहीं कर पाए सर आप कि आतिश के अलावा किसी और ने खून किया। मुझे लगता है योर ऑनर, अदालत का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फैसला सुना दीजिए। मिस्टर पाठक, कोई और सबूत पेश कीजिए। आपके सबूतों से यह साबित नहीं हो पा रहा है कि खूनी आतिश नहीं कोई और है। अगर आपके पास सबूत हैं तो ठीक, वरना यह अदालत अपना फैसला सुनाएगी। योर ऑनर, ये केस अभी मुझे काफी हद तक सुलझा हुआ लग रहा है। क्या बात है? तो पाठक साहब मुझे भी बता दीजिए ना, तो मेरी भी जो उलझन है वो सुलझ जाए। नहीं, आपकी उलझन दूर करने, आपको समझाने ही तो मैं अदालत आता हूँ जायसवाल साहब। योर ऑनर, मेरे पीछे जो महिला खड़ी हैं इंस्पेक्टर देवे के साथ, इनका नाम मिस पिंकी सुर्वे है। ये दिग्विजय पाटिल साहब के दल की कार्यकर्ता है। कई दिनों से हम इन्हें खोजने का प्रयास कर रहे थे किंतु असफल रहे। उसका कारण ये है कि ये फरार थी। मैं मेरी केस स्टडी की बात कर रहा हूँ। केस स्टडी के हिसाब से उस रात डैफोडिल पब में 1 अप्रैल को इस नामक कोई व्यक्ति थी ही नहीं। नहीं, जायसवाल साहब, अंधेरा था। अब अंधेरे में कौन आया कौन गया इसका वर्णन तो आपकी केस स्टडी में अवश्य नहीं होगा, किंतु रजिस्टर के अनुसार मिस पिंकी सुर्वे वहाँ रात को 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक उपस्थित थी। 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक उपस्थित थी। 50 लोग और भी उपस्थित थे, तो क्या सभी ने? 50 लोगों में से कुछ लोग ही आतिश के लिए अपने मन में बैर रखते हैं योर ऑनर। उनमें से एक मिस पिंकी सुर्वे है। मैं मिस पिंकी सुर्वे को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहिए। अनुमति है। तो मिस सुर्वे, बताइए कि आपने दिग्विजय जी की पार्टी क्यों छोड़ दी थी? दिग्विजय जी की पार्टी में रहकर काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। ऐसी मन नहीं कर रहा था या कोई और कारण था? क्योंकि दिग्विजय जी ने बोला है कि सबके सामने सबको बोलकर सबकी सहमति लेकर उन्होंने आपको पार्टी से बेदखल किया। उनके बोलने से क्या होता है? वो कोई भगवान है? जो वो बोलेंगे वही सच होगा। मैंने अपनी खुशी से पार्टी छोड़ी थी। खुशी से छोड़ी थी तो फिर आपने वो रिपोर्टर, क्या नाम था, मुंशी रिपोर्टर को आपने अपने कथन में कहा था कि आतिश जी आपको पार्टी में बड़ा पद
दिलवाने का लालच देकर आपके साथ बदसलूकी कर रहे थे, आपका अपमान कर रहे थे, और आपने जब अपने हक के लिए आवाज उठाई तो आपको पार्टी से निकाल दिया गया। ऐसा कहा था आपने। अब वो बात सच है जो आपने रिपोर्टर से कही थी, या ये बात सच है जो आप मुझसे कह रही? हाँ, ये सच है कि आतिश ने कई बार मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। हाँ, और इसी कारण आपके मन में आतिश जी के लिए बैर पैदा हो। चलो, हुआ तो हुआ। ये बताइए कि आपने मैनेजर शेट्टी की हत्या करने की योजना कैसे रची? रची तो रची, लेकिन हत्या के बाद आप फरार हो गई, शहर से ओझल हो गई, लापता हो गई। यहाँ तक कि समन्स भेजने के बाद भी आप पिछली पेशी में उपस्थित नहीं हुई। चलिए, नहीं हुई तो नहीं हुई, ये बता दीजिए कि डैफोडिल्स पब से जुड़ा हुआ जो होटल है वहाँ आप दाखिल हो गई, प्रवेश कर लिया आपने, लेकिन कहीं आपके नाम की कोई नौध नहीं हुई, जिक्र नहीं हुआ, आपको किसी ने देखा नहीं। ये कैसे संभव हो गया? मुझे क्या पता कि किसी ने मुझे वहाँ क्यों और कैसे नहीं देखा। मैं बताऊं? देखिए, आपने पहले ये योजना रची। आपने कार्तिक से कहा कि चाहे जो हो जाए आतिश को दारू नहीं देना। आप जानती थी कि आतिश अपने साथ अपना रिवॉल्वर रखता है। आप जानती थी कि जैसे ही कार्तिक शराब देने से मना करेगा, आतिश अपने रिवॉल्वर का उपयोग करेगा। आप जानती थी कि ऐसा होगा। आपने किसी और व्यक्ति को नियुक्त किया था जो उसी समय बिजली काटने वाला था, वहां अंधेरा करने वाला था, और जैसे ही वहां अंधेरा हुआ आप घुसी और आपने आतिश के रिवॉल्वर द्वारा मैनेजर शेट्टी पर गोली चलाकर उसकी हत्या की। नहीं, ये झूठे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं वहाँ पर थी ही नहीं। आप वहाँ नहीं थी तो कहाँ थी? मैं ऊपर होटल में कमरे में थी। आप होटल के रूम में थी, इस बात का कोई सबूत है, कोई साक्ष्य है, कोई गवाह है? कैसे साबित करेंगे कि आप होटल के रूम में थी, डैफोडिल्स पब में नहीं थी उस समय? मेरे साथ उस वक्त होटल के कमरे में मिस्टर महेश शिंदे मौजूद थे। साहब, ये झूठ बोल रही है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है लड़की। माँ कसम, में वहां नहीं था। इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप विस्तार में बताइए, क्या हुआ था उसे? सर, मेरा मतलब सिर्फ टिकट पाना था, किसी का मर्डर करना नहीं। मैं जानता हूँ मिस सुरभि कि आप किसी की हत्या करने का उद्देश्य नहीं था आपका। आपने किसी की हत्या की नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि उस रात आप पब में नहीं, होटल के कमरे में ही थी। सिर्फ ये जानना चाहता था कि किसके साथ आप थी, इसलिए दबाव डाला। अब केवल ये जानना बाकी है योर ऑनर कि ये उस कमरे में पहुंची कैसे, और ये जानने के लिए मैं मिस्टर महेश शिंदे को एक बार फिर कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। अनुमति है? हाँ, तो मिस्टर शिंदे, वो जो कार्यकर्ता जिसके साथ भेंट हुई थी आपकी पार्किंग लॉट में, वो मिस्टर मजूमदार नहीं, मिस सुरवे थी। जब इन सब बातों का पता चली गया है तो हाँ, ये सच है। और इस सच्चाई के पीछे छिपा हुआ बड़ा सच, वो भी तो जानना बाकी है। ये प्रमाणित करना बाकी है अदालत में कि आपने ही मैनेजर शेट्टी की हत्या। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, जब ये साबित हो चुका है कि शिंदे साहब ऊपर कमरे में थे, मतलब जब खून हुआ तब वहाँ पे वो नीचे थे ही नहीं, तो फिर ये शक करने का और ये जो सवाल पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके इस प्रश्न के पीछे जो सच्चाई छिपी है वो सुन लेंगे तो आपकी उलझन पूरी दूर हो जाएगी। सुनिए योर ऑनर, हुआ कुछ ऐसा था। शिंदे साहब ने अपने कथन में कहा कि ये आधा घंटा पहले डैफोडिल्स पब से निकल गए, सत्य वचन। लेकिन इन्हें फोन आया था पाटिल साहब के पीए जोशी का, जिन्होंने इन्हें बताया कि आतिश डैफोडिल्स पब जा रहा है। उसी समय इन्होंने ये योजना बनाई। इन्होंने मिस पिंकी सुरवे को वहां बुलाया। जज साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप ही ने बुलाया, आप ही ने पिंकी सुरवे को वहां बुलाया था। केवल इतना ही नहीं, पिंकी सुरवे के नाम पर होटल का कमरा भी आप ही ने बुक कराया था, ताकि जब हम रजिस्टर देखें और हमारा संदेह पिंकी सुरवे की तरफ जाए तो पिंकी सुरवे अदालत में खड़े होकर कहे कि आप उस रात उसके साथ थे, कहीं और नहीं थे। हाँ, पक्का आ रहा ना। देख, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब मैं तेरे को थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। पिंकी कैसी है? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सर? हम ठीक हैं भाई। पिंकी, क्या बात है, आपके काफी समय से दीदार नहीं हुआ।
लेकिन आपने बुलाया तो हम आ भी तो गए ना। अरे हम तो आपको रोज ही याद करते हैं। अच्छा पिंकी। हाँ। अब की बार तेरे को टिकट जरूर मिलेगा, इस बात का भरोसा रखिए हम पे। तो ठीक है, फिर हम आपको भी नाराज नहीं करेंगे। अरे पिंकी, इधर कमरा है, आप चलिए मैं आता हूँ। ठीक है। किंतु पिंकी के साथ होटल के कमरे में जाने से पहले आपने वेटर को पैसे दिए और कहा कि चाहे जितना जोर लगा ले आतिश को दारू वो न दे, क्योंकि आप जानते थे कि ये सरफिरा है, दारू ना मिलने पर ये अपने हथियार का उपयोग जरूर करेगा। और जिस व्यक्ति को आपने बिजली बुझाने के पैसे दिए थे वो रहा। ये वो आदमी नहीं है, वो आदमी कोई और था। मतलब आपने पैसे दिए थे किसी व्यक्ति को बिजली काटने के लिए। इसका अर्थ ये होता है शिंदे साहब की षड्यंत्र आपका रचा हुआ है, मैनेजर शेट्टी की हत्या आप ही ने की है। मैंने शेट्टी को नहीं मारा, लेकिन मैं जानता हूं कि शेट्टी को किसने मारा है। किसने की है बताइए। गौरांग। जोर से बोलिए। इस गौरांग ने। ये भी बता दीजिए कि आपको कैसे पता कि हत्या गौरांग ने की। मैं जब पिंकी के साथ होटल के कमरे में था तो मैंने शोर शराबा सुना, गुस्से की आवाजें सुनी, तो मैं कमरे से निकल करके नीचे चला गया। नीचे जाकर के मैंने देखा कि आतिश ने किसी को मार दिया है, किसी का खून कर दिया है। अब उसके बाद जब मैं वापस मेरे होटल के कमरे में आने लगा तो। हेलो दिवाकर, गौरांग बोल रहा हूँ। सुनो, तुम और तुम्हारे साथी रिपोर्टर्स जल्दी से डैफोडिल्स पर पहुंच जाओ। अरे कोई छोटी मोटी खबर नहीं दे रहा हूँ यार, यहाँ के मैनेजर का मर्डर हुआ है और मर्डर करने वाला कोई और नहीं, दिग्विजय पाटिल का बेटा आतिश पाटिल। ये खबर हर जगह हाईलाइट होनी चाहिए और हमेशा की तरह मेरा नाम आगे नहीं आना, समझे? जल्दी से आ जाओ। हाँ शंकर, बहुत अच्छा काम किया तुमने, एकदम सही टाइम पे लाइट ऑफ। चलो, और सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैनेजर का मर्डर मैंने किया। नहीं पता पड़ेगा साहब। चलो अब गायब हो जाओ, दिखना मत। कम ऑन। गौरांग, मुझे अभी पता चला कि आतिश ने पब में किसी का खून कर दिया है, लेकिन वो खून तूने किया है ये पता ना था। और ये बात अब तुम सबको बता दोगे? अरे ना, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? तुम्हें फंसाने से मुझे क्या फायदा? हाँ, आतिश को फंसाने से मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। मंत्री जी, रूम बुक करके आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओहो, टिकट बांटी जा रही है यहाँ पर? हाँ, तुम कमरे पर चलो, मैं भी आता हूँ। भाई ये तो नहले पे दहला हो गया। तुम हमारे राजदार और हम तुम्हारे। मैं चलता हूँ, इंतजार कर रही है। हाँ, मैंने ही मैनेजर शेट्टी का मर्डर किया। अगर मेरा बस चलता तो दिग्विजय पाटिल और आतिश को भी खत्म कर देता। गौरांग, अदालत में ये प्रमाणित हो चुका है कि मैनेजर शेट्टी की हत्या आपने की है। अब इकबाले जुर्म करना है तो करिए, वरना सत्य उगलवाने के तरीके भी हैं पुलिस के पास भी, हमारे पास भी। आतिश को फंसाने का प्लान मैंने पहले से ही तय किया हुआ था, इसलिए मैं उसे डैफोडिल पब में लेके गया। वो जो झगड़ा हुआ था वो भी मुझे पता था वहां पर आतिश को शराब नहीं मिलेगी, वो लोग सर्व नहीं करेंगे और वो इस बात पर हंगामा खड़ा करेगा, क्योंकि ये हमेशा से ऐसा करता है। रुकिए
सर रुकिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए प्लीज। प्रॉब्लम क्या मुझे बताइए प्लीज, प्लीज गन अंदर रखिए प्लीज, प्लीज शांत हो जाइए। मैं तुझे बेटे जैसा समझा और तूने अपने काका को भी धोखा दिया। अरे कौन सा काका और कौन सा बेटा? तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा बेटा है। मेरी मेहनत मैं करूं, सारा काम मैं करूं, और नाम किसका होता है? आतिश का। कोई भी पार्टी में अच्छा काम कुछ भी हो, क्रेडिट किसको मिलता है? आतिश को। कभी अपने भतीजे के बारे में सोचा तुमने? मैं हमेशा सोचता था कि तुम कभी तो मेरे दिल की बात समझो, लेकिन नहीं। गौरांग भैया, आप एक बार मुझे अपने दिल की बात भूल कर तो देखते। बस यही प्रॉब्लम है तुम लोगों का। राजा समझते हो अपने आप को। कोई तुमसे भीख मांगे और तुम उसे भीख दे दो, लेकिन मुझे मेरे चुनाव का टिकट भीख में नहीं चाहिए था, अपनी काबिलियत पे चाहिए था। और फिर जिस दिन मुझे पता चला। तो पाटिल साहब, क्या सोचा है आपने? आपके क्षेत्र की बागडोर कौन संभालेगा? असली हकदार तो आतिश से ज्यादा गौरांग है, लेकिन आतिश मेरा खून है। मैं चाहकर भी उसका दिल नहीं तोड़ सकता। गौरांग को मैं समझा दूंगा। उसी दिन मैंने सोच लिया कि आतिश को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके गुस्से का इस्तेमाल करके बर्बाद कर दूंगा मैं उसे। मैंने अपनी प्लानिंग करनी शुरू की। मैं आतिश को गलत काम करने के लिए उकसाता था और फिर मीडिया को खबर करके उसकी बदनामी करता था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसकी छवि खराब नहीं हुई। चुनाव का टिकट उसका कैंसिल नहीं हुआ। तब मैंने ये मर्डर का षड्यंत्र रचा। शर्मनाक बात है, लेकिन अब क्या करें, राजनीति है ही ऐसा दलदल। कदम रखा तो धंसना तो जरूर है। The defense rests, Your Honor. यह अदालत गौरांग पाटिल को मैनेजर शेट्टी का खून करने के जुर्म में दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है और महेश शिंदे को मिस्टर पाठक पर जानलेवा हमला कराने की जुर्म में दफा 307 के तहत 8 साल कैद की सजा सुनाती है और आतिश को खूनी करार ना देते हुए शराब पीकर किसी की जान लेने की कोशिश करने के जुर्म में 2 साल की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब, मैं जानता था आप टोकेंगे। नहीं, टोक नहीं, इस बार रिक्वेस्ट है। अच्छा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं? प्लीज करिए ना। क्या है, देखो आपको चोट लगी है तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए आराम करें। हाँ, मतलब कुछ दिनों के लिए अदालत में ना आए। मैं आराम करूं, अदालत में न आऊं, ताकि मैं एकाध केस तो जीत सकूं। जसवाल साहब, चोट चाहे जितनी भी लगी हो, ये संभव नहीं कि मैं अदालत में न आऊं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है इनके प्रति, और मैं अदालत में ना आऊं ऐसा तो हो नहीं सकता। Am I right or am I right? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.